हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नई क्लासेस में आपने ज्वाइन कर लिया है। आपके स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे, है ना। आज मंडे है, मोस्ट प्रोबेबली आज तो सारे बच्चे स्कूल गए ही होंगे, है ना। तो आज हमारा क्लास 11th का लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है। एंड आई एम सॉरी कि हमने 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट करनी थी, आज 7 अप्रैल हो गया। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, मैंने पोस्ट भी डाल दिया था, ठीक है। और आप सब ने वेट किया, पेशेंस दिखाए, उस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज से फाइनली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। शेड्यूल आपका मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। शेड्यूल के लिए आप पोस्ट देख सकते हो, पोस्ट में शेड्यूल पड़ा हुआ है, अपना डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही ये सामने आपके लिखा भी हुआ है कि मंडे है आज हम मैथ्स और फिज़िक्स की क्लास करेंगे। डेली आपको क्या करनी है, देखो मैंने एक वीडियो छोटी सी ये भी बनाई थी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी कैसे है। आई होप आप सबने वो देख भी ली होगी। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। नोट्स आप बनाओगे, ठीक है। वैसे आपको पता है आपको पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कुछ बच्चे जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से तो आपको नोट्स बनाने ही हैं। कोशिश करना कि आप एक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठो, जो यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो साथ साथ आप सोल्व करो रफ में, क्योंकि आप नोट्स बाद में भी कॉपी कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब साथ साथ नोट्स बनाने की आदत रहती है कि सर जहाँ पे लिख रहे हैं मैं भी वहीं पे होना चाहिए। तो ऐसे मत करना, ऐसे समझ कम आएगा, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग आपकी सुबह 10 बजे और 9 बजे। अब कुछ बच्चों को इस टाइमिंग में इशू आ सकता है कि सर हम तो स्कूल जाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देखो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन रिकॉर्डेड देखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड में ना मतलब आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो, अपनी स्पीड पे देख सकते हो सब कुछ। तो रिकॉर्डेड भी आपको पूरा क्लैरिटी देगी। और जितने भी आपके कमेंट हैं, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, आपके जो डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको पूरी अटेंशन मिलेगी, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे, एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है। क्लास टाइमिंग आपकी ये है, सुबह अगर कोई बच्चा दिन में स्कूल जा रहा है तो वो 3 बजे के आसपास ये क्लास ले सकता है, ठीक है। 3 से फिर 1 घंटे की क्लास चलेगी, मान लो 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 3 से 4 वो क्लास में रहा। फिर उस चीज़ को ऐसा मत करना कि यार कॉपी उठाई बंद करा और फेंक के चले गए। उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, आधा 1 घंटा आप उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है, आरडी शर्मा लेनी है, ठीक है, जो भी आपको लेना है ले, लेकिन उसको रिवाइज़ करना। और बच्चों के जो डाउट थे वो मैं पहले भी सोल्व कर चुका हूँ। सीबीएसई भी यहाँ पे होगा, जेई भी होगा, ठीक है। नाम आपको लोगों में सीबीएसई दिख जाता है, 9th से 12th सीबीएसई, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जेई का भी यहाँ पे कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है और आपको करना क्या है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो बच्चे जो बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते या किसी भी रीज़न से, तो वो यहाँ से एक अच्छी एजुकेशन ले सकें, ठीक है। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। हम आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे, बट हमारी हेल्प करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब कैटर कर सकें, हम उन तक एजुकेशन पहुंचा सकें। ओके बेटा, चलो आज हम क्या करेंगे, आज है मैथ्स का इंट्रोडक्शन और आपकी सेट थ्योरी, ठीक है। आज हम सेट थ्योरी ही स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 से ही, ठीक है। मैथ्स में क्या इंट्रोडक्शन करनी है आपको, मैथ्स के कुछ नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी उठाओ, देख लो कितने चैप्टर हैं, बस सारे चैप्टर करने हैं, बात ही ख़त्म। पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे के सारे करने हैं। हाँ, बीच में अभी एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा चैप्टर नंबर 0। आज तो हम फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 0 क्या होगा, उसमें हम ना बेसिक मैथ्स कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक मैथ्स में क्या होगा, जैसे आपको कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे वेवी कर्व मेथड है। अब इस मेथड को क्यों ज़रूरी है, ये भैया बहुत से क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पहले ही बता दिए जाएंगे, लॉग सोल्व करना आपको पहले बताया जाएगा। रीज़न क्या है, ये चीज़ें आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में लगेंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में ज़रूरी होंगी, तो इसलिए हम बीच में एक चैप्टर 0 भी डालेंगे, बेसिक्स भी कवर करेंगे मैथ्स के। हो सकता है सेट थ्योरी के बाद ही करें या इसके बीच में भी करें, तो ठीक है। वो चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको 100% क्या करना है, नोट्स को फॉलो करना ही करना है,
ठीक है। और जितने भी चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से बस इतना चाहिए, जितने भी चैप्टर हैं सारे करने हैं, सारे दिल लगा के करने हैं। एक चीज़ आपको होएगी, कोई चैप्टर आपको ईजी लगेगा, किसी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बनेगा, किसी में नहीं बनेगा, बट इंटरेस्ट डेवलप करना है। मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ आपको, इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है। हर चीज़ में इंटरेस्ट बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई चैप्टर बहुत मुश्किल भी आ जाएगा, किसी को ज्योमेट्री बड़ी टफ लगेगी, ठीक है, लेकिन इस बार जेईई मेंस का सेकंड अटैम्प्ट जो अभी अप्रैल में चल ही रहा है, ठीक है, उसमें आप देखो यार ज्योमेट्री भर भर के पूछी जा रही है और ज्योमेट्री टफ भी आ रही है। क्लियर है? तो हो सकता है कोई चैप्टर आपको इजी लगेगा, कोई आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन करने सारे चैप्टर हैं, बात ही ख़त्म। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी होता क्या है? सेट क्या होता है? ठीक है, आपकी बुक्स का सेट होगा। जैसे अभी आप तो 11th में आ चुके हो, अब ये तो आपको मिलता नहीं होगा। छोटी क्लासेस में जब आप पढ़ते थे, स्कूल वाले ही क्या कर देते थे कि हाँ बच्चा फर्स्ट क्लास में आ गया, सेकंड क्लास में आ गया, सिक्स क्लास में आ गया, एक सेट बना देते थे। ये सेट लेना आपको, बुक्स होती थी उसमें, है ना, बुक्स का जो आपके लिए ज़रूरी होती थी, जो आपके कोर्स के लिए ज़रूरी होती थी, उन बुक्स का एक क्या बना देते थे, सेट बना देते थे, बंडल बना देते थे और आपको 5-7 हज़ार रुपये में चिपका देते थे, है ना। ऐसे ही होता था। तो यही है बेटा, सेट यही होता है। ठीक है, आपके पास आपकी पेंसिल्स का सेट होगा, नोटबुक्स का सेट होगा, पेन्स का सेट होगा, मार्कर्स का सेट होगा, है ना। क्लास 10th करके आए हो, बोर्ड में बड़े कलरफुल पेन भी यूज़ किए होंगे, मार्कर भी यूज़ किए होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये क्या है, सेट। सेट को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ की कोई भी अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे मैथ्स में तो जनरली क्या आएंगे? नंबर्स आएंगे। कोई भी चीज़ है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब ऑब्जेक्ट्स की क्या कर दो? कलेक्शन कर दो। जैसे यहाँ पे हमारे लिए बुक्स क्या थी? ऑब्जेक्ट था। ठीक है, पेन्स क्या थे? ऑब्जेक्ट था। पेंसिल्स क्या थी? ऑब्जेक्ट था। उनकी जब आपने एक कलेक्शन की तो वो आपका क्या बना? एक सेट बना, है ना। अब वो जो बुक्स आपको छोटी क्लासेस में स्कूल वाले देते थे, वो क्या था भैया? वो बुक्स थी जो आपके पूरे साल आपके कोर्स में आपकी हेल्प करेंगी, है ना। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस था। ऐसे ही जब हम मैथ्स में सेट की बात करते हैं, सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन तो होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ना बेटा जिनसे कुछ चीज़ सोल्व हो रही हो, जो कोई चीज़ बता रहे हो हमें। तो यहाँ पे एक वर्ड हम और ऐड करेंगे कि एक कलेक्शन तो होगा, लेकिन कैसा कलेक्शन? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, कैसा कलेक्शन? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन ही यही है कि सेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस। अब कलेक्शंस कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। अब हम इसी वर्ड पे फोकस करेंगे कि हमारा वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, हमारे लिए वेल डिफाइंड वर्ड को समझना ज़रूरी है कि वेल डिफाइंड क्या है। कलेक्शन तो आपको पता है, इकट्ठे करनी है चीज़ें, है ना। एक साथ लगा दो चीज़ों को, आपने पेंसिल सारी एक साथ इकट्ठी करके रखी हैं, वो क्या होगी? आपकी कलेक्शन होगी। ऐसा तो नहीं है ना एक दूसरे रूम में एक कोई ऊपर पड़ी हुई है, छत पे पड़ी हुई है, वो भी कलेक्शन में आपकी काउंट होगी। ऐसा तो नहीं होता। एक जगह आपको सेट करनी है, एक जगह आपको लगानी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि बेटा जब आप किसी को भी बोलो ना, आंसर सेम आए बस। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, collection of prime numbers less than 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर की कलेक्शन बता दो। अब 10 से छोटे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? देखो 2 प्राइम नंबर है, इसके बाद 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। दो फैक्टर, एक तो क्या होगा? 1 होगा और एक क्या होगा? नंबर ही होगा। अगर कोई बच्चा भूल गया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं,
तो जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स यही होंगे, है ना, 2 3 5 7। अब इनको एक सेट बना दो। इनके लिए ना सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। आपने ये हमने इकट्ठे करके लिख दी चीज़ें, लेकिन इकट्ठे करने के लिए शो क्या करते हैं हम, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेट है। अब ये सेट क्या वेल डिफाइंड है? जी बिल्कुल है, ये एक वेल डिफाइंड है। कैसे है? आपके मोहल्ले में किसी को भी मैथ आता है, ठीक है, कोई भी 11th क्लास में है, चाहे वो आपके मोहल्ले में हो या ये पूरे इंडिया में कहीं भी उठा लो या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उठा लो, अगर आप उससे पूछते हो कि भैया 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो सबका आंसर यही आएगा, है ना। सभी का आंसर क्या आएगा? यही आएगा, 2 3 5 एंड 7। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेटा वेल डिफाइंड। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। अब जैसे आगे देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं 5 बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, चलो बॉलीवुड ले लेते हैं, बॉलीवुड के 5 बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं। अब यहां पे आप बताओ, आपके लिए बेस्ट कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है ना, समझ रहे हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकता है, इरफान खान हो सकता है, ऋतिक रोशन हो सकता है, किसी का कोई और आंसर आएगा क्या? यहाँ पे अगर मैं 5 नाम लिखता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई, क्या ये 5 नाम सभी के लिए सेम होंगे? आप मेरे को बताओ भैया। बेस्ट एक्टर की चॉइस तो सभी के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी ना, अलग अलग होगी। तो ये तो कोई वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। तो क्या इस चीज को हम सेट में काउंट करेंगे? नहीं। अगर ये वेल डिफाइंड ही नहीं है तो इसका सेट बनेगा ही नहीं, तो ये सेट ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, वोवल्स की बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब कितने वोवल होते हैं भाई इंग्लिश अल्फाबेट्स में? ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको बंद कर देंगे हम करली ब्रैकेट्स में। अब ये तो वेल डिफाइंड है ना, सभी के लिए आप किसी से भी पूछोगे तो ये तो वेल डिफाइंड है, सभी के सभी ए ई आई ओ यू ही बोलेंगे वोवल्स के लिए, है ना बेटा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, इकट्ठे करके हमने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? हाँ जी, ये एक सेट है। क्या है? ये एक सेट है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है ये चीज? चलो बहुत बढ़िया। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है अभी बताया मैंने। जैसे हम इंग्लिश वाला यही अल्फ़ाबेट वाला एग्जांपल लिए, तो सेट को एक कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और इसको करली ब्रैकेट में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ये होती है एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी अलग अलग फॉर्म में भी होती है, वो भी हम सीखेंगे। अब ये जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, मतलब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आपने सेट लिखा है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। इन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स कह लो या ऑब्जेक्ट्स कह लो या मेंबर्स कह लो, वैसे ज़्यादातर एलिमेंट्स बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप या मेंबर भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ सिखाता हूँ, एक दो साइन हम सीखते हैं। जैसे इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब होता है इक्वल टू। इस साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब, इक्वल टू का मतलब तो आपको पता ही है भैया, इधर और इधर LHS में और RHS में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है और उन दोनों के बीच में इक्वलिटी लगी हुई है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मीन्स ये दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। वेरी गुड। अब एक साइन होता है ये,
ठीक है। ई देखो, दोबारा देखो, ई सा बना के उसमें बीच में एक लाइन लगा दो, ये इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। उसे हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अब इसी को ही अगर आप काट दो, ऐसे क्रॉस कर दो, इसके बीच में से लाइन निकाल दो, तो डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है ना? अब ये किस पर्पस के लिए है? जैसे अभी हमने एक सेट लिखा था ए, जिसमें एलिमेंट्स क्या थे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, यही हमारे एलिमेंट्स थे। अब अगर हमें इन वर्ड्स का मतलब समझना है, जो हमने इन सिंबल्स का मतलब समझना है, जैसे अब यहाँ पे ए है और ये एक कैपिटल सेट है, जो ये वाला सेट है ए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए? इन तीन साइन में से यूज करो, इक्वल टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। अब ए, ठीक है, या ए की जगह ए हो रहा है, हम ई को ले लेते हैं। ई क्या सेट ए से बिलोंग करता है? क्या सेट ए का मेंबर है? क्या सेट ए का एलिमेंट है ना? अच्छा, कई बच्चे ये होंगे सेट इक्वल टू लगा देते हैं। भैया ई एक सेट नहीं है, ई जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, एक मेंबर है। कंप्लीट सेट ए थोड़ी है ये, है ना? तो ये तो आएगा नहीं। हाँ, हम ये लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू तो कर सकते हैं ना भैया, ई ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ई ए का ही तो एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर अब हम देखो, मैं ये लिखता 1-A, क्या 1 ए का एलिमेंट है? ए सेट में कहीं पे भी 1 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ए से बिलोंग नहीं करता ये। ठीक है, ए से बिलोंग नहीं करता। तो इन सिंबल्स को हम ऐसे आगे यूज करेंगे कि भैया ये किससे बिलोंग करता है, किससे नहीं करता। ठीक है, एक्स हमारा क्या हो सकता है, वाई हमारा क्या हो सकता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी आप इन तीन सिंबल का मीनिंग आप सीख चुके होंगे। धीरे धीरे करके ऐसे ही नए नए सिंबल्स आपको इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज हम बेसिक सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो, मैं भी आप ही की तरह नोट्स लिख रहा हूँ, तो अच्छे अच्छे ऐसे ही नोट्स बनाना। मैं भी ऐसे क्यों कर रहा हूँ, प्री प्रिंटेड क्यों नहीं लेके आया, ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में, आप भी कनेक्ट कर पाओ। अगर पहले ही सारी चीज़ें लिखी हुई आती है ना, फिर बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, मैं कैसे लिखूँ, तो वो वाली तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अभी तो आपने बताया सर, ए को लिखेंगे और उसमें करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और जो भी चीज़ें होंगी ए के एलिमेंट्स यहाँ पे हम फिल कर देंगे। वेरी गुड बेटा, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। बट इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते क्या हैं? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दो तीन तरीके से की जा सकती है। अभी हम पहले दो तरीके पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे थर्ड मेथड को भी पढ़ेंगे। पहली फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी या प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है। प्रॉपर्टी मेथड। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर बच्चे जिनकी फर्स्ट अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी स्कूल में, तो उन्हें लग रहा होगा ये बहुत बेसिक चल रहा है। बेटा धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, आपके स्कूल वाला भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपको लग रहा है हमें ये आता है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी क्लासेस में ना फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक बने रहना। आपके स्कूल में जो भी कराया वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम जेई लेवल तक को टच करने वाले हैं, तो मेरी गारंटी है स्कूल में तो वो कराया नहीं होगा। तो मेरे लेक्चर्स को कॉन्टीन्यूटी में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पे क्या चीज़ करेंगे ये हमें भी नहीं पता, ठीक है।
लेकिन जेई लेवल को टच करेंगे, कौन सा पॉइंट आपका मिस होगा तो उसमें दिक्कत आएगी। तो कॉन्टिन्यूटी से पूरा लेक्चर देखना है, रिपीट करके देख लो, जहाँ पे नहीं समझ आता ठीक है वीडियो रिपीट करो, आपको दोबारा से समझ आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, ठीक है। ओके, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं अभी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम देखते हैं पहली कि हमारी रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में ये जो अभी आपने लिखी थी ना, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म ही है, ठीक है। हाँ जी सर, ये एक रोस्टर फॉर्म ही है, क्लियर है। अब रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी होती है, इसमें करना क्या है, एलिमेंट्स को कोमा लगा लगा के हमें लिखना है, और कौन सी करली ब्रैकेट्स के साथ, करली ब्रैकेट्स में उन्हें क्लोज कर देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas, and enclosed in curly brackets, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ भैया, अगर आपको बेस्ट करना है ना, दी बेस्ट करना है, ठीक है, अपने टीचर को कॉपी कर लेना। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ तो आप अपने टीचर को कॉपी करो, ये बेस्ट चीज़ होती है। और हर एक सब्जेक्ट की ना एक लैंग्वेज होती है, मैथ की भी अपनी एक लैंग्वेज है। मैथ में बच्चों को दिक्कत आती है कि वो मैथ, आधे बच्चे ना मैथ सोल्व करना जानते हैं लेकिन मैथ नहीं उन्हें आता, उन्हें कुछ चीज़ें लिख के दे दो वो नहीं कर पाएंगे। आपने भी 10th क्लास में देखा होगा बच्चों को, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, बच्चा वर्ड प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहा, लेकिन उसको आप इक्वेशंस बना के दे दो तो वो बहुत आसानी से सोल्व कर देता था, है ना। तो वो वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है, इक्वेशंस तक तो पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन जैसे आप इक्वेशन बना के दे देते हो तो वो बहुत एकदम बहुत सुपर फास्ट क्या कर देता है, क्वेश्चन सोल्व कर देता है। अब क्या क्या दिक्कत है उसके साथ, उसके साथ दिक्कत है कि उसने मैथ्स की लैंग्वेज को नहीं समझा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है तो मैथ्स की लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। अब लैंग्वेज क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए एक एक चीज़ पूरी डिटेल में बोली जाएगी। A इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट्स AEIOU। अब यहाँ पे हमने बोला है करली ब्रैकेट्स, ठीक है, इसका एक मीनिंग है। आगे आपके लिए कई टाइप की ब्रैकेट्स आएंगी, ये ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगी, क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगी, कहीं पे ओपन कहीं पे क्लोज, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, ठीक है। कहाँ पे कौन सी ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा है ये सब आपको सीखना है। ओके बेटा, चलो अब इसका एक सेट बनाओ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में एक सेट लिखो, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जल्दी से लिखो, कोई भी सेट बनाओ, मान लो सेट ए ऊपर लिखा हो तो सेट बी बना लेते हैं इसको। अब ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और उनमें भी कौन से, जो ओड हैं। ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। सर कहाँ तक बंद करनी है, ये तो चलता ही रहेगा ना आगे। तो डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक चलते जाओ, और बाद में क्या लगा दो, करली ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता ना, आगे कोई कंडीशन लगाई नहीं हुई, जैसे आप पीछे जाके देखोगे, ठीक है, तो हमने कहीं पे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी। कंडीशन क्या थी, लेस देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए। ये नहीं है कि प्राइम नंबर्स यही होते हैं, लेकिन हमने कंडीशन लगाई थी कि वो क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए।
तो वो करली ब्रैकेट्स में वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं है। क्लियर है बेटा, हमें यहाँ पे पता ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, डॉट 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 लगा के उसको करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी के बेसिस पे ना आगे आपको आएगा, ये इनफाइनाइट सेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। चलो, जैसे अब आप बनाओ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30, लेस देन 30। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन पहले ये करो, फिर हम चेक करेंगे। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं उन सबका, ठीक है, सेट बना दो। क्लियर, चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तो हमारे लिए सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 30, अब इनको हमने किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है ये। ठीक है ना, ये किस में करने हैं, इन रोस्टर फॉर्म। आपको इनकी क्या बनानी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। अभी हम रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए रोस्टर फॉर्म ही बनानी है। कभी कोई बच्चा सोचेगा क्या करना है इसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए क्या आएगा, प्राइम नंबर्स चाहिए, 30 से कम चाहिए, ये कंडीशन लग गई है। ठीक है, ये क्या है, कंडीशंस है। तो प्राइम नंबर 30 से कम 2, 3, 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट 17, 19, इसके बाद क्या आएगा 23, और इसके बाद क्या आएगा 29। ठीक है, अब आगे और भी आएगा। ठीक है, 31, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए था, 30 से हमें छोटा चाहिए था, 30 से हमें छोटा चाहिए था। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट बन गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, हमारा एक बेटा सेट बन गया। तो आई होप आप सबका आंसर भी यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सारे के सारे लेटर्स लिखने हैं जो इस वर्ड में आए हुए हैं। जैसे कौन कौन आया हुआ है, अब सभी को एलिमेंट्स को सेपरेट कर दो कोमा से, M A T H E M A T I C S, है ना, यही सारे के सारे वर्ड्स तो हैं, यही सारे के सारे लेटर्स तो हैं मैथमेटिक्स वर्ड में, है ना, यही है ना। तो अगर बेटा आपने ऐसे लिखा है तो ये है रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल। इस क्वेश्चन पे आपको स्टार बना लेना, जितने बनाने हैं, जिसकी फर्स्ट क्लास है, जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, और जो स्कूल में पढ़ चुका है उसके लिए बहुत अच्छा। ये रॉन्ग क्यों है, देखो कंडीशन क्या होती है जब भी हम सेट लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम सेट, और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। ठीक है, जब भी हम सेट लिखते हैं, कोई भी सेट आप लिखोगे, सेट की रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेट की रिप्रेजेंटेशन में आपको किन दो बातों का ध्यान रखना है, देखो, पहली चीज तो रेपिटिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक चीज एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, मेन चीज़ तो यही है कि एक भी चीज़ ना सेट में रिपीट नहीं होनी चाहिए कि आपने 1 2 बार लिख दिया, जैसे M 2 बार आ गया वहाँ पे। क्लियर, दूसरी चीज़ क्या है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे मर्जी लिखो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है
अब ऐसे जो नोट्स होते हैं ना, इन्हें ऐसे क्लाउड्स बना के क्या कर लिया करो, बंद कर लिया करो। सेट की रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये हमने रॉन्ग इसी बेसिस पे की है। देखो यहाँ पे ये m है, यहाँ पे फिर से m रिपीट हो रहा है, ये a फिर से रिपीट हो रहा है, t रिपीट हो रहा है ना रिपीट। तो इसी कारण से ये यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। तो रेपिटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर हम दोबारा लिखें, ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर क्या वर्ड था हमारा, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। अब इसका अगर हम सेट बना रहे थे तो इसका सेट कैसे बनाएंगे, M, इसके बाद A, T, H, E। अब M आ गया दोबारा, M को हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार M लिख दिया है। A को भी नहीं लेंगे, T को भी नहीं लेंगे, लिख चुके हैं। I, C, S, ठीक है, MATHEICS, ये लेटर्स हैं जो मैथमेटिक्स वर्ड में यूज़ हो रहे हैं। कितनी बार यूज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स क्या है कि M कितनी बार यूज़ हुआ है, A कितनी बार यूज़ हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब भी हम सेट लिखते हैं तो एक एलिमेंट एक ही बार लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हुई। दूसरा जो पॉइंट था, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर का मतलब क्या है भैया, किसको आगे लिख रहे हो किसको पीछे लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ ना, AMHEITTS, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, आप किसी को आगे लिख दो किसी को पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, और आपको मतलब ऑर्डर की तो आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, आज के लिए मैं थोड़ा सा सेशन, पहला सेशन है यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म अच्छी लगी होगी। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, रोस्टर फॉर्म आप सीख चुके होंगे। तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। क्या हमने टॉपिक कवर किया है, हमने सेट पढ़ा आज, ठीक है, और हमने आज क्या पढ़ी, रोस्टर फॉर्म पढ़ी। रोस्टर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये दो चीज़ें हमने सीखी हैं। कल हम क्या करेंगे, क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, और आगे अब देखो सेशन 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटे तक पहुंचेगा। ठीक है बेटा, आज का पहला सेशन था, आपको समझ भी आ गया कैसे क्या करना है, तो इसलिए सेशन को छोटा रखा है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज करके आना। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।